ओके, कुछ रिकॉल करते हैं क्वेश्चंस लाइक जैसे मान लो दिया मुझे एक इक्वेशन दी हुई है, सब बेटा पेन नोटबुक निकाल के सॉल्व करेंगे। लेट्स से हमें दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस एक्स इक्वल टू 0 और मुझे कहा गया है कि सॉल्व फॉर एक्स बताना है कहां से कहां तक इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा इसको देखकर ही कि यार ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह से लिखा हुआ है, मिडल स्प्लिटिंग हो जाएगा, राइट? यस ठीक है, यस सर। तो कोई बताएगा जल्दी से मिडल स्प्लिटिंग करके बेटा क्या आएगा इसका? सर ऑल रियल नंबर्स। क्या आएगा? ये आएगा ऑल रियल नंबर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -3, ये आएगा ना, क्योंकि -2 -3 लेकर आपका -5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके 6 पे आ जाएगा, राइट? क्लियर है? ठीक है, यस सर। ओके, तो यहां से दो वैल्यूज निकल गई। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या तो 2 होगा भाई या फिर 3 होगा, ये बात ठीक है। अच्छा, बीच में और लिखे या एंड लिखे? और का मतलब है या तो ये ट्रू हो सकता है या ये ट्रू होगा, दोनों में से दोनों बातों में से कोई भी एक होगा तो चल जाएगा, दोनों एक साथ तो नहीं होगा ना भाई, या तो 2 होगा या 3 होगा, और लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो फिर यहां से अब सॉल्व कैसे करें एक्स की वैल्यू? अगर मैं कह रहा हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स की वैल्यू 2 आ रही है, तो एक्स की वैल्यूज कहां से कहां तक होगी बताओ सोच के। हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता है कि कैसे निकालते हैं, जैसे अगर मान लो लिखा है 1.2 तो आपको पता है 1 आएगा, 2 लिखोगे तो 2 Yes, sir. आएगा, 2.1 भी करोगे तो भी 2 आएगा, तो ये बात आपको पता है। तो अब जल्दी से मुझे बता दो Sir, यहाँ से 2 पहले वाला पार्ट देखकर एक्स की वैल्यू फिर कहां से कहां तक होगी ये भी तो बताओ। हाँ वो तो ठीक है, 2 से 2 आएगा, लेकिन अगर मैं पूछ रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होगी जिससे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 ही आए, सोचो। और ऐसे ही बताना है 3 के लिए। हाँ बेटा बताओ। अच्छा, मैं ऐसे नंबर लाइन पे बना देता हूँ, देखो नंबर लाइन पे दिखा देता हूँ। ये मान लो है 1, ये है 2, ये है 3, ठीक है। ऐसे ले लेते हैं, यहाँ पर 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब मुझे सोच के बताना, अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूँ एग्जैक्ट, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 2 आएगी? हाँ आ जाएगी। अच्छा, 2.1, 2.5, 2.6, 2.8, 2.99 तक लूंगा, तब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा? 2 ही आएगा ना, यस सर। ठीक है। लेकिन जैसे ही 3 लूंगा, 3 लेने पर तो 3 आ जाएगा, 2 नहीं आएगा, तो 3 को इंक्लूड नहीं करना Yes, होता है sir. ना, और उससे आगे तो जाना ही नहीं है, पक्का ही नहीं जाना। 2 ले सकते हैं, हाँ 2 ले सकते हैं। क्या 2 से पीछे जा सकते हैं? क्या 2 से पीछे जा No, सकते हैं? sir. नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि अगर 1.9 Sir, लिया तो 1.9 से तो 1 आ जाएगा, तो यानी कि 2 ले yes, sir. सकते हैं, 3 नहीं लेंगे और बीच में सब लेंगे। तो भाई आंसर क्या आ गया? x की वैल्यू इसके लिए क्या आ गई? 2 इंक्लूड करके 2 से लेकर 3 और ओपन इंटरवल, ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है। अच्छा चलो, अब इसके लिए भी बता दो ऐसी, अब मैं सर बताऊंगा नहीं, आप खुद बता दो। 3 से लेकर Sir, close bracket 3 से लेकर 4 से लेकर 4 open ओपन ब्रैकेट है bracket ना, 4 पर open 4 bracket. तक, बिल्कुल ठीक है। अब और है, और का मतलब यूनियन हो गया भाई, ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, तो फिर आंसर में क्या लिख दूं? फाइनल एक्स कहां से कहां तक लिख दूं बताओ? क्लोज टू ओपन 2 से लेकर ओपन 4, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि 3 इसमें नहीं था लेकिन इसमें तो आ गया ना, और यूनियन कर रहे हैं तो फिर मतलब 3 ले सकते हैं, क्योंकि अगर मैंने x के लिए 3 भी ली होती तो वो भी आंसर 0 आ जाता। देखो, या तो ये 0 होना चाहिए या ये 0 होना चाहिए। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x में अगर 3 पुट करते हैं -2 के साथ, तो वो तो 0 नहीं आएगा, लेकिन आगे वाला जो फैक्टर है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x -3, वो 0 आ जाएगा। तो कोई सा भी अगर 0 होगा तो Yes, चल जाएगा। sir. तो यूनियन था ये, और का मतलब एक तरह से क्या हो गया? यूनियन। सेट्स में आई थिंक आप पढ़ चुके हो ना, है ना? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अच्छा, अभी इससे पहले जैसे जो चैप्टर्स थे आपके सेट और रिलेशन, रिलेशन तो मैंने कराया था, फंक्शन फिर आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सेट्स वाला जो चैप्टर है बेसिक तो बेटा सभी को पता है ना, सेट्स क्या होता है, सेट नोटेशन Yes, कैसे sir. लिखी जाती है, रोस्टर फॉर्म। यस सर। हाँ ठीक है। हाँ, तो Yes, sir. यूनियन इंटरसेक्शन वो मैं एक दिन क्लास लेकर, एक 2-3 क्लास लेकर करा दूंगा और अच्छी तरह से, ताकि आपका लाइक एग्जाम के लिए, जेई के लिए भी प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। तो अभी मैंने Yes, स्टार्ट नहीं sir. करा था, मैंने फंक्शन स्टार्ट कर दिया नहीं, ठीक है। ओके, तो ये आंसर सभी को समझ में आ गया होगा कैसे आया, ठीक है। नेक्स्ट चलो ऐसे ही, और बेटा सारे लाइक आंसर करो जिस जिसको आता है, एंड कुछ नहीं आता तो पूछो, ठीक है। तो एफ एक्स मान लो दिया हुआ है हमें 1 अपॉन, हमने डोमेन रेंज के करे थे क्वेश्चन, तो मान लो ऐसा दे दिया लॉग। अच्छा, लॉग की मैंने सारी प्रॉपर्टीज बता दी थी, याद है? लॉग की सारी प्रॉपर्टीज बता दी थी मैंने, याद है बेटा सभी को? यस सर। ये भूल गए? Yes. याद कराऊं बोले? Yes, रिकॉल कराऊं sir. क्या? एक बार रिकॉल करा दूं? चलो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। Yes, sir. You recall करा दो एक बार. ठीक है भाई, लॉग की प्रॉपर्टीज रिकॉल कर लेते हैं।
देखते हैं कितनी याद होगी ना, सारे बताना। पहली प्रॉपर्टी, लॉग अगर लिखा है x a बेस x, तो मुझे जल्दी से बता दो बेस के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन है और x के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। इज डिफाइंड, ये डिफाइंड तभी होगा जब, इज डिफाइंड ओनली व्हेन a क्या होना चाहिए, a इक्वल टू 0 नहीं होना, a इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए और a बड़ा होना चाहिए 0 से, है ना। ठीक है, ये कंडीशन थी। इसमें दो केसेस लेते थे, क्या लेते थे, a के लेते थे 0 से लेकर 1 तक और a के लेते थे 1 से बड़ा, है ना। दूसरी बात, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 ही होनी चाहिए, उसमें इक्वल टू भी नहीं आएगा। क्लियर है, ठीक है, यस सर। क्लियर है भाई। अब इसका ग्राफ भी बना दे, इसका ग्राफ भी बना दे, ताकि ग्राफ भी याद रहे। ग्राफ बता दो कैसे बनता था पहले वाले का, जब x की एक log x का हम ग्राफ बना रहे हैं जिसमें बेस 0 से लेकर 1 के बीच में, तो इसका ग्राफ कैसा बनता था। आपको पता है कि अगर मैं x की वैल्यू 1 लूंगा तो y तो 0 आ जाएगा, क्योंकि log 1 0 होता है, तो एक पॉइंट ये तो आएगा ही, आपको पता है ये 1 0, इधर भी आएगा 1 0। ठीक है, अब ग्राफ कैसे जाता था याद आ रहा है, x की वैल्यू नेगेटिव ले नहीं सकते। पैराबोल, नहीं पैराबोला नहीं बनता था भाई, पैराबोला मत बोलो। आपको ये बात तो समझ में आई रही होगी कि इस रीजन में तो जाना ही नहीं है, ये कौन सा सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव तो मैं ले ही नहीं सकता, तो इनमें तो ले भूल ही जाओ। अब बताओ ग्राफ कैसा बनता था इसका, याद आ रहा है किसी को। सर जब a ग्रेटर देन 1 होता है तो सर x की वैल्यू बढ़ती है। अच्छा देखो, ऐसा ग्राफ किस, दो ग्राफ बनते थे, देखो एक तो ऐसा बनता था और एक ऐसा बनता था, यस सर, है ना, ऐसे बनते थे ना दो ग्राफ। तो बता दो पहले वाला किस में बनेगा, जो पहले वाला मैंने बनाया वो जब a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में तब बनेगा, या जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तब बनेगा। अब आपको ये बात तो पता है कि यार जब बेस आप 1 से बड़ा ले लोगे तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, जैसे जैसे x बढ़ेगा y भी बढ़ता है, तो ये वाला ग्राफ तो इस वाले का होगा ना। क्लियर है, यस सर, यस सर। ये वाला ग्राफ इसका होगा और इस वाले का ग्राफ फिर उल्टा होगा, ये वाला। समझ आ गया। यस सर, जी सर। मतलब अगर जैसे अब समझ में नहीं आता कि कौन सा है, तो मैंने तो ये तरीका बताया था ना तुम, कि भाई जिसमें बेस a 1 से बड़ा है उसमें आपका x बढ़ने से y भी बढ़ेगा, वैल्यू भी बढ़ेगी, तो फिर ये वाला ग्राफ होगा। और अगर x की वैल्यू बढ़ने से y कम हो रहा है, नीचे जाता जा रहा है ग्राफ, तो इसका मतलब कौन सा होगा, ये पहले वाला होगा। क्लियर है, ठीक है, यस सर, ओके। ये बनाकर खुद देखोगे ना तब याद रहती हैं चीजें, नहीं तो बार बार भूल जाओगे कि कब कौन सा किसका करते थे, और रटना तो है ही नहीं भाई, भूल जाओगे, इतने सारे ग्राफ हैं, इतने सारे फॉर्मूले। नेक्स्ट फिर होता था लॉग, अगर a बेस x y लिखा हुआ है तो ऐसे लिख सकते हैं ना, प्लस में x प्लस लॉग a बेस y, है ना। तो तीसरी फोर्थ, अगर डिवाइड में लिखा है तो क्या करते थे, माइनस कर देते थे, याद है। ठीक है, बिल्कुल जैसे एक्सपोनेंट वाले रूल होते थे ना, वैसा ही चल रहा है कुछ, डिवाइड में माइनस पावर और मल्टीप्लाई में तो ऐड। फिर अगर x की पावर में लिखा हुआ है कुछ ऐसे m, तो फिर क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, m आगे आ जाता था, log a बेस x, है ना। log a बेस अगर 1 का ले रहे हो तो कुछ भी बेस हो, मतलब जो वैलिड है बेस 0 से 1 के बीच में होगा या फिर 1 से बड़ा होगा, ऑलवेज आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। फिर एक था log बेस जो लिखा हुआ है और उसी का आप log ले रहे हो, तो आंसर ऑलवेज क्या आएगा, 1, क्योंकि a की बार 1 करने पे a आएगा। और इसका लॉजिक ये है कि a की पावर 0 करने पे 1 आता है, इसलिए। और यहां पर लेट से है ऐसा, log a की पावर b, मतलब बेस की पावर b लिखी हुई है और x की पावर m लिखी हुई है, तो फिर क्या करते थे, जो m होगा वो आगे आएगा, लेकिन जो बेस की पावर है a की पावर है b, वो डिवाइड में चली जाएगी, मतलब ऐसे हो जाएगा, m बाय b हो जाएगा, और log a बेस x। ठीक है भाई, ठीक है, यस सर, यस सर। ठीक है। और हाँ, बेस अगर मैंने रेसिपी वो कर दिया, चेंज कर दिया, log a बेस x लिखा हुआ है और आप क्या कर रहे हो, उसमें बेस को x बना रहे हो, लेट से क्या कर रहे हो, बेस को आपने x बना दिया और a का log ले रहे हो आप, तो ऐसे लिख दोगे 1 अपॉन करके, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर आपने क्या किया, बेस और जो जिसका आप log ले रहे हो वो इंटरचेंज करे तो रेसिप्रोकल कर देना। ठीक है, ठीक। इससे पहले वैसे मुझे एक और फॉर्मूला बताना चाहिए ताकि ये तुम्हें फॉर्मूला समझ में भी आ जाए। इससे पहले एक और फॉर्मूला है, वो लिख लो पहले। इससे पहले एक और फॉर्मूला था क्या, बेस चेंजिंग फॉर्मूला। बेस चेंजिंग मतलब अगर आपका log a बेस x लिखा हुआ है और आपको बेस क्या चाहिए, e चाहिए मान लो,
या b चाहिए, चलो आपको बेस क्या चाहिए, b दोनों जगह। तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर में लिखोगे log b बेस x और यहाँ पर लिखोगे डिनोमिनेटर में log b बेस a, ऐसे लिख दो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि b होगा e भी हो सकता है, e में भी ऐसे होगा, मतलब जो बेस में लिखा होता है उसका लॉग नीचे आएगा और जो न्यूमरेटर में होगा जिसका स्टार्टिंग में लॉग ले रहे थे वही आएगा, ठीक है। क्लियर बेटा? यस सर। अब जो मैंने पीछे फॉर्मूला लिखा था अब तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैंने क्या लिखा था, मैं लिखा था log a बेस x लिखा था और उसको मैंने ऐसे लिख दिया था, क्या 1/log क्या लिख दिया था, x बेस a, है ना, ये लिख दिया था। अब देखो ये आया कहां से, इस फॉर्मूले से पहले इसको क्या करते हैं, बेस चेंज करते हैं। आपको बेस क्या, लेट्स से x बेस बनाना है ना, तो आप ऐसे लिखोगे log x बेस x डिवाइड बाय log x बेस a, ये लिखोगे ना। जो मैंने 9th वाला जो फॉर्मूला लिखा है वही लगाओगे ना ऐसे, ये समझ आया? यस सर। मैंने दोनों का बेस Yes, x sir. कर दिया, जिसका लॉग ले रहे थे वो ऊपर ही रहेगा और जो बेस वाला है उसका लॉग नीचे आएगा। अब आपको ये वाला भी पता होगा कि अगर बेस सेम है और जिसका लॉग ले रहे हैं वो सेम है तो 1 होता था आंसर, है ना। तो आप समझ में आ गया वो रेसिप्रोकल क्यों हुआ, जो मैं बोल रहा था रेसिप्रोकल कर दो डायरेक्टली, आप समझ में आ गया होगा क्यों होता है, ठीक है। क्लियर है भाई? यस सर। अगर सैटरडे ना, पर जैसे इसमें संडे को ही होती है वाली छुट्टी ना। अच्छा। हाँ जी हाँ जी। बेटा म्यूट मोड पे रखो, कौन संडे संडे कर रहा है। ओके तुषार आपकी आवाज आ रही है क्या? नो सर बेटा म्यूट मोड पे रखा करो, रिकॉर्डिंग हो रही है तो कोई भी लेक्चर देखेगा उसमें संडे संडे आएगा इस तरह से, ठीक है। अपने आपको म्यूट मोड पे रखा करो, ध्यान रखा करो कि बैकग्राउंड साउंड है कुछ है तो म्यूट मोड पे रखो, जब क्वेश्चन पूछना हो तभी अनम्यूट करो बेटा, ठीक है। मैंने सभी को अनम्यूट करा हुआ है तो अपने आप को वैसे म्यूट कर लिया करो, जब कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो अनम्यूट कर लिया करो, ठीक है। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले हमने सीख लिए। अच्छा एक और फॉर्मूला इसमें ऐड कर देना, मान लो ऐसे लिखा हुआ है x की पावर log a बेस y, ठीक है, ये लिखा हुआ है। और लिखा हुआ है y की पावर log a बेस x। क्या मैं कह सकता हूं ये दोनों इक्वल होंगे? मतलब एक बार x की पावर log y है और एक बार y की पावर log x है, तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे? इसको टेस्ट कर सकते हैं, दोनों इक्वल हैं। क्यों? अगर मैं दोनों साइड log लेता हूं, दोनों साइड log लेता हूं तो क्या आएगा, देखो टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा देखो, तो ऐसे आएगा ना log a बेस x की पावर log a बेस y और यहाँ पर भी log a बेस y की पावर log a बेस x। आपको पता है जो पावर होती है वो आगे आ जाती है ना, log a बेस x की पावर m होता था तो m आगे आ जाता था, तो ये वाली पावर और इसमें ये वाली पावर आगे आ जाएंगे दोनों, तो क्या हो जाएगा log a बेस y इंटू में log a बेस x और राइट साइड पे क्या आएगा log a बेस x मल्टीप्लाई बाय log a बेस y। क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं? दोनों इक्वल है ना। तो ये एक और हमने फॉर्मूला जनरेट कर दिया। आई थिंक ये मैंने पहले नहीं बताया था, लिख लेना बेटा, ऐड कर लेना, ठीक है। यस सर। लिया सभी ने? ठीक है, यस सर। ठीक है। लेकिन इसमें बेस सेम होना चाहिए, मतलब ये ए बेस है और ये भी ए बेस वाला ही लॉग होना चाहिए। अगर ये बेस डिफरेंट होंगे फिर नहीं वर्क करेगा, ठीक है। क्लियर? चलो क्वेश्चंस करें। लेट्स से वैसा देखिए, डोमेन वाला क्वेश्चन है, डोमेन निकालना है फॉर फंक्शन दिया हुआ है क्या 1/log ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अच्छा बेस जब नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट वो ई वाला बेस ही होता है, ठीक है भाई, ये याद रखना, ठीक है। तो इसका डोमेन निकालना है, तो डोमेन निकालने के लिए आपको पता है भाई डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो आपको मैंने बताया था रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। रूट के अंदर कुछ भी लिखा हो तो उसको क्या करो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखो। डिवाइड में कुछ भी लिखा हो तो ग्रेटर क्या लिखो, नॉट इक्वल टू 0 लिखो, है ना। जी सर। तो यहाँ पर डिवाइड में लिखा हुआ है, तो डिवाइड में लिखा हुआ तो आपको ये बात समझ में आ गई भाई, क्या बात समझ में आती है कि जो log e बेस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए ना। एक तो पहली बात तो ये। यस सर। अच्छा दूसरी बात एंड मतलब ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है log तो डिफाइंड ही तब होता है जब जो log जिसका हम log ले रहे हैं वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0। ये बात क्लियर है? यस तो सर। दो कंडीशन लगा दी और तो कुछ नहीं लगेगी, सोच के बताओ, ये क्लियर है? यस सर। भाई डिवाइड में था तो आपने कह दिया डिवाइड वाली चीज कभी 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको पता है log डिफाइंड ही तब होता है जब जिसका हम log ले रहे हैं
वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू भी नहीं होना चाहिए। तो ये दो बातों से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और एंड लिखा है, एंड का मतलब होता है जो लेफ्ट साइड से आंसर आएगा एक्स का और जो राइट साइड से आंसर आएगा एक्स का, उन दोनों का इंटरसेक्शन होगा इस बारी। इंटरसेक्शन मतलब दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे ऊपर हमने क्वेश्चन करा था, कई बच्चे इसमें ध्यान नहीं देते, ये जो मैंने ऊपर कराया था क्वेश्चन, ये रहा, इसमें और था, और मतलब भाई लेफ्ट वाली चीज से जो एक्स की वैल्यू आई और जो राइट साइड से एक्स की वैल्यू आई, उन दोनों में से कोई सा भी हो जाए तो हमारा जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करेगी, तो आंसर 0 आ जाएगा। तो यूनियन करा था मैंने, यूनियन मतलब 2 से लेकर 4 तक कर दिया था, याद होगा आपको, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब इंटरसेक्शन है। एंड मतलब क्या है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कि भाई दोनों का जो कॉमन होगा वही मैं आंसर दूंगा, क्योंकि मान लो लेफ्ट वाली चीज के लिए जो सेटिस्फाई हो रहा है वो राइट के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो फिर तो वैलिड नहीं हुआ ना, क्योंकि लॉग एक्स जो होगा वो डिफाइंड ही तब होगा जब इसके लिए भी सेटिस्फाई हो और लेफ्ट वाली चीज को भी सेटिस्फाई करे, तभी हम डोमेन निकाल पाएंगे। क्लियर भाई? Yes, sir. ठीक है, तो चलो लेफ्ट वाली चीज को मुझे सॉल्व करके बताओ, क्या लिखोगे आप। लॉग ई बेस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप कह रहे हो 0 नहीं होना चाहिए, ये पहली चीज है। और दूसरी चीज चल रही है क्या, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो पहले लेफ्ट साइड से बता दो क्या करूं मैं, लेफ्ट साइड से। इसमें वो एक इक्वालिटी या इनइक्वालिटी वाली चीज मैंने जो बताई थी लॉग में, जब हटाते थे हम, याद है? कुछ ऐसे फॉर्मूले भी बताए थे मैंने। कितने हो गए थे, 10 हो गए थे, 11 और भी बता देता हूँ, कुछ ऐसा ही बताया था मैंने। अगर ऐसा लिखा हो, इफ log a बेस x इक्वल टू लिखा हो m, तो इसमें मैंने कहा था x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a के बारे में याद है? जो बेस होता था उसकी पावर रेज कर देते थे, याद है ना? फिर मैंने कुछ इनइक्वालिटी के भी बताए थे कॉन्सेप्ट, क्या बताए थे, किसी को याद आ रहा है? ऐसे कुछ बताया था कि इफ log a बेस x अगर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हुआ है log a बेस y से, और एंड, और आपको बोल दिया कि a क्या है, 1 से बड़ा है। अगर a 1 से बड़ा है तो दैट इंप्लाइज कि x भी फिर क्या होगा, y से बड़ा ही होगा। याद है ये बात? और दूसरी चीज बताई थी मैंने ऐसी कि log इफ log a बेस x लेस देन या ग्रेटर देन ले लेते हैं, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है log a बेस y से, और इफ एंड a की वैल्यू जो है वो इस बार 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, देन क्या होगा, x जो होगा इस बार बड़ा नहीं होगा, x छोटा होगा और इक्वल होगा वैसे। याद है ये बात? यस सर। इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए याद है ना, बताई थी बात कि जो बेस होता है अगर वो बेस आपका 0 से 1 के बीच वाला है तो इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप कर देना, जब लॉग हटाओगे, लॉग हटा सकते हैं ऐसे। और अगर ए जो बेस है वो 1 से बड़ा है तो लॉग हटाकर इनइक्वालिटी का साइन वही का वही रखना है। तो ये बात ध्यान रखनी, इनइक्वालिटी का साइन वही का वही रहेगा, इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप कब करना है, ठीक है? सभी को आया समझ में? Yes, sir. ओके, इसी में दो बातें और ऐड कर रहा हूं पहले। क्या, अगर ऐसा लिखा हो इफ, अब बताना, इफ log a बेस x ग्रेटर देन इक्वल टू m हो, और a बोला हुआ है क्या है, एंड a जो है वो 1 से बड़ा है, तो जब log हटाऊंगा तो बता दो क्या लिख दूं, x क्या लिखूं, a की पावर m तो आएगा, ये तो पक्का है। log हटता है तो a की और m चला जाता है वो, ये तो मैं ऊपर बता चुका हूं। लेस देन लिखूं, इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू लिखूंगा, बता दो क्या लिखूं, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, x की वैल्यू a की बारे में से ग्रेटर देन इक्वल टू लिखूं या लेस देन इक्वल टू? Greater than equal to. ग्रेटर देन इक्वल भाई इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप नहीं करेंगे क्योंकि a बड़ा बोला है आपने, है ना? और फिर इसी तरह से अगर मैं ऐसे बोल दूं, कैसे बोल दूं 16 फॉर्मूला, कि इफ log a बेस x ग्रेटर देन इक्वल टू है m, एंड इस बार a जो है वो 0 से 1 के बीच में, अब क्या होगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो लेस देन sin इक्वल टू हो flip हो जाएगी क्या? जाएगा। Equal to g. हाँ ठीक है भाई, ये Yes, चीजें sir. याद रखनी है, ठीक है? इनइक्वालिटी में भी ये चीजें मैंने बताई थी, ठीक है? तो चलो आ जाओ अब, log e बेस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x नॉट इक्वल टू 0 है, तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या लिख दूं, नॉट इक्वल टू क्या होगा, e की पावर 0, राइट? यही होगा ना भाई? Yes, sir. लॉग हटाने का ये तरीका होता है, जो बेस होता है वो पावर में ले जाओ, और इक्वल टू होता है तो इक्वल टू लिखोगे, नॉट इक्वल टू तो नॉट इक्वल टू लिख दोगे, क्योंकि इसमें तो ग्रेटर देन लेस देन तो है ही नहीं। तो अब आपको पता है किसी की भी पावर क्या होती है, 0 क्या होता है, 1 होता है। तो आप ये कह रहे हो कि कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, तो 1 होती कब कब है ये भी बता दो, 1 कब कब होगी, ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2, तो एक तो 1 पे 1 आएगी,
1.1 पे भी 1 आएगा, 1.2 पे भी 1 आएगा, 1.3 पे भी 1 आएगा, ओपन इंटरवल 2 तक है ना, सब पे 1 आएगा, और पीछे जाऊंगा तो 0 हो जाएगा। तो 1 से लेकर ओपन इंटरवल 2 तक हमारा आंसर जब भी लूंगा मैं x की वैल्यू, वो हमेशा क्या देगा, 1 देगा। लेकिन वो नहीं चाहिए, तो फिर मैं क्या करूंगा, मतलब ये वाला जो आंसर है 1 से लेकर 2 तक, इसको मैं क्या कर दूंगा, इसके लिए क्या करूंगा, सारे रियल नंबर में से ये वाला पार्ट क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। क्लियर है सभी को? यस सर। भाई अगर मैं सारे रियल नंबर में से 1 से लेकर 2 तक, 1 क्लोज्ड 2 पे ओपन, अगर ये हटा देता हूं तो मेरा कभी भी आंसर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कभी 1 नहीं आएगी। ये बात समझ में आई? यस सर। क्योंकि जो हमने ऊपर करा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 2 कब आती है, तो वो तो निकाला था हमने। ऐसी 1 भी पता है कि कब कब होगा, तो जहां जहां पे 1 आ रहा है वो हटा दो रियल नंबर में से। तो ये तो पहला आ गया। दूसरी बात, इसको भी बताओ आप कैसे बताएं। अब आप क्या कह रहे हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो अब क्या लें, अब इसमें मैंने देखा भाई 0 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 2, चलो ऐसे। तो 0 पे क्या आएगा, 0 आएगा, तो ये तो नहीं चाहिए क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 0 पे 0 ही आ जाएगी। 1 पे क्या आएगा, 1, तो ये तो ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, आगे भी चलेगा, ठीक। अच्छा, लेकिन क्या पीछे भी चलेगा क्या, 0 अगर मैं 0.5 लेता हूं तो 0.5 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो तो 0 ही आ जाएगा, तो वो भी नहीं चाहिए ना, तो ये भी नहीं चलेगा ना। तो कहां से स्टार्ट होगा, सीधा कहां से स्टार्ट होगा, सर 1 से 1 से स्टार्ट होगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 से लेकर कहां तक, इन्फिनिटी तक, राइट। यस सर। 1 से लेकर इन्फिनिटी। तो मेरा आंसर फिर बताओ क्या होगा, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, इसको भी और इसको भी। तो फिर क्या लिख दूं, बताओ फिर क्या लिख दूं आंसर। सर क्लोज पे 1 सा- और 2 पे ओपन। पहली बात तो आपको ये समझना है कि दोनों बातें सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, ये बात है ना, यस Yes. है सर। ना। तो दोनों बातें सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो आप, हाँ बोलो बोलो, आंसर क्या बोल रहे थे बेटा, बोलो आंसर क्या होगा। सर क्लोज ब्रैकेट 1 क्या और करें? इंफिनिटी तक। ऐसे लिखते हैं यार, ये तो गड़बड़ नहीं होगी। 1 से 2 के बीच में भी तो नहीं कुछ आना चाहिए, ये बात भी तो थी। सर 2 पे क्लोज कर दोनों, सकते हैं। हाँ, तो पता है क्या होगा, 2 से लेकर इन्फिनिटी होगा। क्यों क्यों, क्योंकि इस वाले में 2 नहीं था इंक्लूडेड, है ना। यस सर। यस ये सर। बात समझ में आ रही है। हाँ। तो अब आपने देखा, देखो इसको मैं नंबर लाइन पे दिखाऊं, जैसे अब किसी बच्चे को मैं कहूं कि यार इसका आंसर बताओ, एक तो ये आंसर आया है, इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, 1 से लेकर इन्फिनिटी के साथ। अब थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये कैसे इंटरसेक्शन करे, देखने में ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आ रहा कि कहां पे पॉइंट है। तो एक काम करा करो, वही नंबर लाइन बना ले करो, एक पहले के लिए भी बना लो और दूसरे के लिए भी बना लो। बना ली, पहले दूसरे वाले का आंसर तो पता है, 1 से लेकर आप कह रहे हो कहां तक है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है, ठीक है। तो और पहले वाले का आंसर आप क्या कह रहे थे, पहले वाले का आंसर आप कह रहे थे सब कुछ है, बस 1 1 और 2। 1 और 2 पर ओपन इंटरवल है, इनको छोड़कर, मतलब इस इंटरवल को छोड़कर सब कुछ, मतलब ये पीछे वाला सारा चलेगा, मतलब ये वाली वैल्यूज जो है सारी चलेंगी, ये सारी राइट है। 1 नहीं चलेगा, 2 भी नहीं। 2 चलेगा, क्यों, क्योंकि 2 पर ओपन डॉट है, तो ये चलेगा। इसके बीच में भी कुछ नहीं चलेगा, इसके बीच में भी नहीं आना चाहिए, और आगे भी चलेगा ना, ये ठीक है। यस सर। अब इन दोनों को देखकर बताओ आपका जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा। आपका जो इंटरसेक्शन होगा वो 2 से लेकर, क्योंकि अब इसमें देखो, इसमें 2 तो इंक्लूडेड है ना, ये ठीक है, यस सर। ये ठीक है भाई। यस सर। और इस वाले में भी 2 इंक्लूडेड है, क्यों है इंक्लूडेड, क्योंकि यहां पर ओपन बना हुआ है, ओपन बना हुआ है तो मतलब 2 से पहले वाले नहीं होंगे, लेकिन 2 तो ले सकता हूं, है ना। तो दोनों बात में समझ में आई कि दोनों की इंटरसेक्शन क्या होगा, 2 से लेकर इन्फिनिटी। समझ में आया, यस सर। ठीक है। यस तो सर। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है, क्लियर है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये थोड़ा से मैं अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, मतलब अगर किसी को लग रहा हो कि यार थोड़ा सा टफ हो रहा है तो बेटा ध्यान से समझो, अच्छे क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन है, मतलब पेपर में ऐसे ही वाले आएंगे, तो आपको ये चीज रिलेट करनी आनी चाहिए कि इंटरसेक्शन कैसे निकाला, नंबर लाइन पे बनाकर समझ लिया कि कैसे कैसे ले रहे हैं सर, ठीक है। क्योंकि इसमें कहीं पर भी ओपन क्लोज वाला एक भी गड़बड़ हो गया, क्योंकि जो ऑप्शन दिए होते हैं ना 4, उनमें ऑप्शन में बस इतना ही होता है, ओपन क्लोज का ही फर्क होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत डिस्टिंक्ट दिखेंगे तुम्हें कि तुम्हारा ऑप्शन जो भी आ रहा है वो तुम देख के एकदम बता दो, तो बिल्कुल सेम से ही होंगे, मतलब कहीं पर ओपन कर देगा, कहीं पे क्लोज कर देगा, ये नहीं चीजों का फर्क होगा बस ऑप्शन में चारों में, तो कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ही देगा। चलो एक क्वेश्चन दिया मैंने, बोला डोमेन बताओ, डोमेन फॉर fx दिया हुआ है 1/√x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये बोल दिया, इसका डोमेन बताना है। तो आपको पता है कि एक तो पहली बात तो डिवाइड में लिखा हुआ है,
तो डिवाइड में लिखा हुआ तो मुझे ये बात पता है कि डिवाइड में जो भी लिखा हुआ है वो 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, रूट में लिखा हुआ तो ग्रेटर देन भी होना चाहिए। तो मैं डायरेक्टली क्या लिख दूं, x माइनस ये वाली चीज क्या लिख दूं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या सिर्फ ग्रेटर देन 0? सिर्फ सर ग्रेटर देन 0 है ना। ग्रेटर देन 0। ठीक है, इससे क्या आ गया सॉल्व करके, इससे ये आ गया कि भाई x की वैल्यू आप कह रहे हो ग्रेटर देन क्या, ये है ना, ये कह रहे हो ना। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो अब सोच के बताओ x की वैल्यू हम क्या लें ऐसी जिससे कि आंसर हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से ज्यादा ही आए, इक्वल भी नहीं आए। तो अब सोच के बताओ क्या होगा। पहले तो आप ये सोचो इक्वल कहां पे होते थे, x और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहां कहां पे इक्वल होते थे। जहां जहां पे इक्वल होते थे वो नहीं लेने और ग्रेटर वाले लेने। तो मैंने नोटिस करा यार, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू आपको याद होगी कि जब भी इंटीजर लेते थे x के इक्वल ही आ जाता था, याद है भाई। जब भी आप 2 लोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 ही आ जाएगा, -3 लोगे तो -3 आ जाएगा। तो आपको पता है जब भी आप इंटीजर लोगे तो दोनों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और x इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो इंटीजर नहीं लेने, ये बात क्लियर हुई। Yes, sir. अच्छा, इंटीजर को छोड़कर अगर हम कुछ भी लेते हैं तो क्या ऑलवेज ट्रू होगा। हमने देखा अगर मैंने लिया 1.2 तो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आता है भाई, बता दो कितना आता है। सर 1। 1 आता है, राइट 1। इसका मतलब ये हुआ ना कि 1.2 अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से क्या बड़ा ही है ना, ये मतलब है ना इसका। अच्छा, Yes, sir. अगर नेगेटिव में लेते हैं, माइनस लेते हैं, -2.3 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालते हैं तो ये तो आएगा -3 और ये आ रहा है -2.3, अभी भी क्या बड़ा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब सिर्फ क्या हुआ, इसका डोमेन क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया भाई सारे रियल नंबर एक्सेप्ट क्या नहीं लेना, बस इंटीजर ले लेने। Greater than equal. क्योंकि भाई इंटीजर को छोड़कर आप कुछ भी ले लो हमेशा ही बड़ा आएगा। क्लियर है सभी को। यस सर। ठीक है, इस बात को तुम ऐसे भी समझ सकते थे कि भाई जो मैंने लिखा था x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आपको याद होगा ये तो इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता था, याद है Yes, sir. बताया था मैंने। तो फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू कहां से कहां तक जाती है, 0 से लेकर 1 ओपन होता था, याद है। इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती थी, 0 से लेकर 1, यही होता था ना। अच्छा, 0 से 1 तक मतलब 0 और 1 के बीच में, 1 से पीछे तो ठीक है आंसर आ सकता है क्योंकि डिवाइड में अगर कोई भी चीज 1 से थोड़ी सी पीछे लिखी हुई है 0.9 0.8 चलेगा, लेकिन 0 इंक्लूडेड है वो नहीं चलेगा। और 0 आता कब था, ये फ्रैक्शन पार्ट आपको याद होगा जब इसका ग्राफ बनाते थे, याद है कब आता था 0 कहां पे आ जाता था, याद है इंटीजर्स पे ही तो आता था, याद है, याद आ रहा है, इंटीजर्स पे हमेशा 0 आ जाता था, ऐसे चलता था ना इसका ग्राफ, याद है। Yes, sir. यस सर। तो यही वाले पॉइंट हमें नहीं लेने, बस खत्म, बाकी सब चलेगा, बाकी सब चलेगा क्योंकि डिवाइड में बस 0 नहीं आना चाहिए। तो 0 आता कब है, 0 तभी आता था जब क्या होता था, इंटीजर होते थे। फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आती और हमेशा 0 से बड़ी आती है, सिर्फ इंटीजर को छोड़कर। क्लियर है। Yes, sir. यस सर। तो दोनों तरीके से मैं समझ सकता हूँ, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x से भी समझ सकता हूँ इसको और वैसे भी समझ सकता हूँ। तो डोमेन आ गया हमारा क्या, एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट ऑल इंटीजर्स। ठीक है, नेक्स्ट। चलो मैंने ऐसे बोल दिया, डोमेन बता रहा हूँ, इसमें लॉग भी लगा दिया और फ्रैक्शनल पार्ट भी लगा दिया। इसमें डोमेन फॉर fx इक्वल टू क्या बोला है, लॉग ई बेस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये जो मैंने बनाया कर्ली ब्रैकेट, इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, पेपर में जब आता है ना तो वो बता देते हैं कि दिस कर्ली ब्रैकेट रिप्रेजेंट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, या जो स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं उसमें कह देगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, तो इसकी वैल्यू बतानी है हमें। इसमें डोमेन क्या होगा, तो अब आपको पता है कि लॉग की वैल्यू इसमें डिवाइड में भी नहीं लिखा हुआ, रूट में भी नहीं लिखा हुआ, तो जो रेस्ट्रिक्शन लगानी है वो सिर्फ रेस्ट्रिक्शन क्या होगी बताओ, इसके ऊपर होगी, किसके ऊपर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर। क्यों, क्योंकि लॉग जो होता है वो डिफाइन ही तब होता है जब जिसका हम लॉग ले रहे हैं वो क्या होना चाहिए, याद है क्या लिखते थे हम, ग्रेटर देन 0, राइट, ये लिखते हैं ना। ठीक है भाई, तो आप कह रहे हो कि आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 0 से बड़ी कब होती है, सोच के बताओ। अभी देखो मैंने ग्राफ भी बनाया, इस ग्राफ को देखकर बता सकते हो। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू कभी नीचे गई क्या, y एक्सिस मतलब x एक्सिस के नीचे गई है कभी, कभी नहीं गई ना। No, sir. नो सर। अच्छा, तो नेगेटिव की तो टेंशन ही नहीं है, नेगेटिव में तो जाएगा ही नहीं। लेकिन हम कह रहे हैं नेगेटिव तो ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं 0 भी नहीं आना चाहिए, 0 से बड़ा ही होना चाहिए। तो 0 कहां पे आ रहा है, देख रहे हो ग्राफ को देखकर समझ में आ रहा होगा 0 कहां पे आ रहा है। अभी हमने पीछे भी डिस्कस करी थी ये बात कि भाई इंटीजर वैल्यूज पे 0 आ रहा है हमेशा, देखो क्योंकि 3 से स्टार्ट होता है, 3 पर 0 है वैल्यू, दिख रही है। अगर x की वैल्यू 3 लेते हो आप, x की वैल्यू 3 ले लेते हो तो y 0 आ जाएगा आपका।
Yes, sir. तो ये नहीं होना चाहिए बस। तो फिर इसका मतलब x जो होगा वो कहां से कहां बिलोंग करेगा, सारे रियल नंबर होंगे एक्सेप्ट क्या अगेन, True. इंटीजर। तो ये वही डोमेन आ गया, इसका पहले वाला ही डोमेन आ गया। तो क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। क्या एफ एक्स इक्वल टू इस बार क्या बोल दिया, ऐसे बोल दिया 1/8 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 6 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1। इसका क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। अब क्या करना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है आप कहोगे नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, पर डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या फैक्टराइज हो सकता है क्या? देखो ये तो क्वाड्रेटिक लग रहा है एक तरह से, तो क्या फैक्टराइज हो जाएगा ये? जल्दी से बता दो क्या होगा इसका। सर अगर हो होगा तो सकता है। हाँ हो जाएगा, -4 और -2 लेकर हो जाएगा, राइट। -4 -2 -6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके +8 आ जाएगा। तो कर दो जल्दी से, बताओ क्या है फैक्टराइज करके। फैक्टराइज करके दो फैक्टर बता दो क्या क्या आ रहे हैं। बोलो भाई। आया किसी का? फैक्टराइज करके बताओ बेटा क्या है आंसर। फैक्टराइज करके क्या आ रहा है? हाँ वेदांत आप बता दो क्या है बेटा। अच्छा 4x, ठीक है। 4 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x -1 और एक आ रहा है 2 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x -1। भाई सभी का ये आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। अच्छा अब डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है तो अब आपको पता है कि डिनोमिनेटर में जो चीज लिखी होती है रूट वाले के लिए होता है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू, और डिनोमिनेटर में लिखा है तो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसमें रूट तो नहीं है, तो डिनोमिनेटर वाले पार्ट मतलब आप क्या कहोगे फॉर डोमेन, ये भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड 2। अच्छा एंड लिखो या और लिखो, इसमें जल्दी से बताओ, एंड लिखें या और लिखें? सर और मतलब दोनों। अच्छा आराम से आराम से आराम से सोचो, देखो ऐसे रटो नहीं कि मैंने क्या बोला था पहले। अब आप लॉजिकली सोचो, आप कह रहे हो नीचे वाले पार्ट जो नीचे वाली चीज लिखी हुई है वो 0 नहीं होनी चाहिए, तो ये दो फैक्टर आए। अब सोच के बताओ इन दोनों पे कंडीशन लगानी है कि भी दोनों नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए या कोई एक नॉट इक्वल टू 0 और दूसरा हो जाए तो चल जाएगा, सोच के बताओ। दोनों पे होनी चाहिए भाई, और गलत हो जाएगा, एंड होगा। एंड मतलब दोनों ही नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई अगर एक भी 0 हो गया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। आई बात समझ में? Yes, sir. सर पहले जो हमने क्वेश्चन करा था, पहले क्या करा था, पहले ऐसे करा था कि मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा था, तो ये भी 0 हो सकता था या ये भी 0 हो जाएगा तो भी आ जाएगा आंसर। मतलब दोनों में से दोनों को 0 होने की जरूरत नहीं है, एक भी 0 हो जाएगा तो हो जाएगा काम, तो इसलिए और था। अब आप कह रहे हो नहीं आना चाहिए 0, तो डिनोमिनेटर वाले पार्ट में दोनों फैक्टर नहीं आएंगे 0, तभी तो हमारा आंसर पूरा नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, आया समझ में? Yes, sir. यस सर। तो ये और एंड का जो खेल है ये ध्यान से समझो, नहीं तो पेपर में गड़बड़ कराओगे, मतलब समझ में नहीं आएगा कब और लगाना है कब एंड लगाना है। तो यहाँ पर एंड मतलब इंटरसेक्शन, जो इससे आंसर आएगा और जो इससे आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन मेरा आंसर होगा, मतलब दोनों बातें मैं मना करूंगा। तो अब क्या है मेरा, क्या है 4 ग्रेड फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए एंड 2 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x नॉट इक्वल टू 1, ये भी नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो मतलब यहाँ से आ रहा है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x नॉट इक्वल टू 1/4 होना चाहिए एंड फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x नॉट इक्वल टू 1/2 भी होना चाहिए। 1/2. अब सोच के देखो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की वैल्यू 1/4 कब होगी? ऐसे तो बहुत जगह पे होगी। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का ग्राफ याद है आपको कैसा होता था? ऐसा होता था 0 1 2 3 4 ऐसे चलता था। और ये वैल्यू 1 होती थी। 1 कभी पहुंचता नहीं था, 1 से थोड़ा छोटा ही रहता था वैल्यू उसकी, लेकिन 0 आ सकती है। तो 0 से लेकर, अगर मैं बोलूं फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का जो डोमेन है वो क्या होता था, डोमेन होता था हमारा x की कोई भी वैल्यू ले लो चलेगी, लेकिन जो रेंज होता था वो होता था 0 आ सकता है 1 नहीं आता था, 1 से थोड़ा छोटा ही रहता था, ये होता था। तो अब आप कह रहे हो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 1/4 कहां पे आएगी? तो 1/4 अगर आ रहा है आंसर तो इसका मतलब 1/4 कहीं यहां पे होगा, लेट्स से ये 1/4 है, ठीक है भाई। y की वैल्यू 1/4 मतलब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x के लिए कहीं पे 1/4 होगी, तो वो कहां पे होगी? समझ में आ रही बात? Yes, sir. कहां पे होगी? बहुत जगह पे होगी, एक यहाँ पे भी 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 होगी। मतलब x की वैल्यूज बहुत सारी ऐसी होंगी जहां पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। समझ में आ रही बात?
Yes, कहाँ sir. पे होगी दिखाऊं, ये क्या क्या वैल्यूज हैं। ये वैल्यूज पता है क्या क्या है, ये 1/4 होगी, ये 1 + 1/4 होगा, 1 + 1/4 होगा, ये क्या होगा 2 + 1/4 होगा, ये क्या होगा 3 + 1/4, ऐसे ही पीछे माइनस में भी ऐसे होगा। तो इसका मतलब क्या समझ में आया हमें कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू अगर 1/4 नहीं चाहिए, चलो पहले चाहिए, मान लो ऐसे कर देते हैं, इक्वल टू है 1/4, कहां पे होगा ऐसा, तो ऐसा कहां पे होगा जहां पर x की वैल्यू कुछ ऐसी होगी, इंटीजर प्लस 1/4, समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. भाई जब भी x की वैल्यू, z यहाँ पर क्या है, z क्या है, इंटीजर है ना, z का मतलब है इंटीजर है ना, ये तो पता ही हमें, z इंटीजर सेट को डिनोट करता है। तो जब भी z मतलब जब भी कभी x की वैल्यू इंटीजर, कोई भी इंटीजर प्लस 1/4 होगा, हमेशा मेरा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। यही मतलब होता था फ्रैक्शन पार्ट का, कि इंटीजर को हटाकर जो बचता है पॉजिटिव वाला फ्रैक्शन पार्ट वो लिख देते हैं। और ऐसी 1/2 भी पता है कहां पे होगा, जब भी हमारा x की वैल्यू कुछ इंटीजर प्लस 1/2 होगा, तो वही वाली वैल्यूज क्या करनी है, एक्सक्लूड करनी है। तो मैं क्या करूंगा, मेरा डोमेन जो होगा वो क्या होगा भाई, मेरा जो डोमेन होगा वो एवरी रियल नंबर होगा, हर कुछ होगा, सब कुछ आएगा, लेकिन क्या नहीं आएगा, कुछ ऐसा नहीं आना चाहिए और ऐसा भी नहीं आना चाहिए ना भाई, जिसमें z क्या हमारा, z चलो ऐसे कर देता हूं, z ना लिखकर क्या लिख देता हूं, n लिख देता हूं, n लिख देता हूं, और n लिखकर आगे बता देता हूं कि n क्या है, कोई भी इंटीजर, समझ में आया, ठीक है भाई। Yes, sir. मैंने ये दोनों वैल्यूज जो थी, जो जो पॉसिबल था सब हटा दिया, मैंने कह दिया भाई जब भी कभी, क्योंकि देखो एक वैल्यू तो नहीं है, तो अब कोई बच्चा सोचेगा लिखें कैसे इसे, कि 1/4 भी नहीं होगा, 1 + 1/4 भी नहीं होना चाहिए, 1 + 1/4 5/4 आएगा, फिर 9/4 आएगा, फिर 13/4 आएगा, ये सारी वैल्यूज में लिखूं कितनी, ये तो अनलिमिटेड है। तो उनको फिर ऐसे नोटेशन में लिख देते हैं, आपने सेट में पढ़ा होगा, फिर उनको ऐसे लिख दिया जाता है कि भाई n + 1/4 या n + ½ कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि n की वैल्यू अगर कोई भी इंटीजर होगी तो फिर वो वाली वैल्यूज एक्सक्लूड करनी है, और मैंने कर दिया एक्सक्लूड, ठीक है। तो ये इसका डोमेन हो गया, क्लियर है बेटा सभी को। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये जो मैं करा रहा हूँ ना, लाइक ये बहुत ध्यान से कर लो, क्योंकि अगर ये कर लिया ना, फिर मैंने जो आगे बोला कि जो मैं आगे चैप्टर कराऊंगा, जब भी फंक्शन के बारे में डोमेन निकालूंगा, रेंज निकालूंगा, इनइक्वालिटी सॉल्व करूंगा, लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज लगाऊंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, इनकी जब भी बात आएगी कभी भी, तो वो तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं तो फिर मुझे ये वाली चीज ना दोबारा से सारी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, वैसा क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है भाई, क्लियर है। Yes, चलो मैंने sir. पूछा आपसे, चलो मैंने आपसे पूछा रेंज बताना है, इस बारी रेंज बताना है। अब रेंज वाला कर लेते हैं थोड़े से क्वेश्चन। रेंज बताना है y = या fx = क्या लिखा है, 5 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, नहीं ग्रेटेस्ट नहीं, सॉरी, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, 5 की पावर लिखी हुई है, तो इसकी रेंज निकालनी है। तो पहले x बता दो क्या होगा, x पे कोई लिमिटेशन है क्या डोमेन पे, नहीं ना, कुछ भी पुट करो, क्यों, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होता है उसमें x के लिए कुछ भी पुट करो आंसर तो निकल ही जाता है। और 5 की पावर लिखी हुई है तो 5 के और 0 भी आ जाएगा आंसर, 5 के और -1 से भी आ जाएगा, 5 के और -2 से भी आ जाएगा, तो यानी फंक्शन डिफाइंड ही रहेगा, कोई पंगा नहीं है, मतलब रूट वाला या कुछ ऐसा कोई पंगा नहीं है। तो डोमेन अगर मुझसे पूछता तो मैं तो कह देता हर रियल नंबर होगा। Every अब real. बताना क्या है, लेकिन रेंज बताना, क्योंकि डोमेन तो बहुत सिंपल था, डोमेन तो देखकर ही पता लग रहा है कि हाँ भी कुछ भी ले लो आंसर आ जाएगा। अब रेंज कैसे बताएं, रेंज के लिए आपको क्या करना है, वही जो मैं करता था, मैं क्या करता था, फंक्शन को पार्ट्स में ब्रेक कर देता था। मैं क्या करता था, पहले सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बारे में बात करूंगा, फिर 5 की और बात कर लूंगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो सभी को दिख रहा होगा कितना है भाई, कहां से कहां तक होता है, याद है, अभी बताई थी मैंने, 0 से लेकर कहां तक होती है वैल्यू, 1. 1 तक, याद है। अच्छा, और ये 5 की पावर में लगा हुआ है, 5 की पावर में लगा हुआ है, तो 5 की पावर अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है तो क्या लिख दूं, 5 की 1, 5 की पावर 0, ये ठीक है, Yes, चलेगा। sir. Yes, sir. तो क्या आंसर आ गया, क्या आंसर आ गया, रेंज कहां से कहां तक आ गया, 1 से लेकर कहां तक आ गया, 5. 5 तक, समझ में आया? और अब अगर तुम लॉजिकली सोचो तो ये समझ में भी आता है, 5 की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से लेकर 1 तक होती है, 1 नहीं होता कभी, तो इसका मतलब 5 की और 1 कभी नहीं आएगा, उससे छोटा ही रहेगा, और 5 की पावर 0 आ सकता है यानी 1, तो 1 से लेकर 5 तक, 5 नॉट इंक्लूडेड, 1 इंक्लूडेड, क्लियर है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ऐसे ही मैंने एक और दे दिया, लेट से थोड़ा सा और टेस्ट करने के लिए तुम्हें, कि y = लेट से मैंने दे दिया 5 की पावर x² + 1, ऐसे दे दिया। अब मैं कह रहा हूं इसका रेंज बताओ, तो रेंज बताने से पहले डोमेन तो पता ही है, डोमेन कह सकते हैं रियल नंबर है भाई, Yes, x² + 1 में कोई पंगा नहीं है, x² + 1 एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का डोमेन हमेशा रियल नंबर होता है,
नंबर और 5 की पावर में लिखा तो कोई और लाइक टेंशन भी नहीं है कि 5 की और क्या आएगा क्या नहीं आएगा, चलो चल जाएगा। अब रेंज बताओ क्या होगा। हाँ वेदांत बेटा इसका रेंज बताओ पिछले वाले का। हाँ वेदांत बेटा इसका रेंज बताओ, दोबारा एक्सप्लेन करूं। ओके देखो बेटा क्या करा मैंने, सबसे पहले मैंने बोला कि जो लिखा हुआ है 5 की पावर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स मुझे पता है कहां से कहां तक होता है, ये तो हमने पीछे डिस्कस करा था, ग्राफ भी बना के दिखाया था मैंने कहा था 0 आ सकता है या उससे बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, ऐसा रहता है। अच्छा फिर इसको 5 की पावर में लिखना है, तो अगर आपका फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स 0 से 1 के बीच में है तो आपका 5 की पावर जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स है वो क्या होगा, 5 के 0 रेज कर दो, यहाँ पर 5 के 1 रेज कर दो, तो 5 से कम रहेगा और 1 से बड़ा और इक्वल रहेगा। क्लियर है आया बेटा वेदांत, बाकी सभी को भी यस सर। ठीक है। अब नेक्स्ट का करते हैं बात, नेक्स्ट बात करते हैं 5 की पावर लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, तो डोमेन तो निकालना नहीं था वैसे मैंने लिख दिया, चलो डोमेन एवरी नंबर होगा, सब कुछ हो सकता है। अब रेंज के बारे में बात करते हैं, रेंज फिर वही, तो रेंज के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होता है, कोई बताएगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां तक होती है भाई, एक्स स्क्वायर मिनिमम कितना होगा मैक्सिमम कितना होगा बता दो जल्दी से। एक्स सर स्क्वायर की ग्रेटर वैल्यू बेटा देन मिनिमम और मैक्सिमम। 1। अच्छा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाऊं या नहीं लगाऊं, लगा दो ना, क्योंकि अगर डोमेन हर रियल नंबर है तो हर रियल नंबर में तो 0 भी आ रहा होगा, और 0 का स्क्वायर करने पे 0 आ सकता है, यानी कि एक्स स्क्वायर 0 भी आ सकता है, और लेस देन इंफिनिटी है ना, ये ठीक है। यस सर। फिर क्या लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये कहां से कहां तक होगा, 1 ऐड कर दो, इंफिनिटी में 1 करने पर ऐड करने पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंफिनिटी इतनी बड़ी चीज है, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन, मतलब एक्चुअली इंफिनिटी होता ही नहीं, मतलब रियल नंबर नहीं होता, मतलब कोई मुझसे पूछे कि इंफिनिटी क्या होता है तो बता नहीं सकते कि क्या होता है, वो रियल ही नहीं है, वो मतलब इतना बड़ा है कि मतलब बोल ही नहीं सकते, उसको समझा ही नहीं सकते। आप कहोगे 100 की पावर 100, कोई बच्चा बोल देगा 100 की और 200, फिर 100 की और 300, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन, ठीक है। अब कहां तक लेना है तो उसमें लिमिट तो है नहीं, तो उन्होंने कह दिया बस इंफिनिटी से पहले कोई भी रियल नंबर होगा, हमें नहीं पता कौन सा है, बस हमने कह दिया उससे छोटा होना चाहिए, बस इंफिनिटी से छोटा, तो उससे इंफिनिटी से छोटा कोई रियल नंबर होगा हमें पता ही नहीं, तो अब लिख तो सकते नहीं इसलिए ऐसे बना दिया नोटेशन, और कुछ नहीं है। और उस पर कभी भी आप नोटिस करते हो कि कभी भी मैं माइनस इंफिनिटी या प्लस इंफिनिटी पर कभी भी इक्वल टू नहीं डालता, वो इसलिए नहीं डालता, वो रियल होता ही नहीं है, उससे जस्ट पहले वाला होता है, तो इसलिए ओपन इंटरवल में रखते हैं इसे तो। अच्छा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 पता लग गया कहां से कहां तक होगा भाई, मुझे पता लग गया 1 से लेकर इंफिनिटी तक होगा, 1 इंक्लूडेड इंफिनिटी नॉट इंक्लूडेड, और ये 5 की पावर में जा रहा है, ये 5 की पावर में जा रहा है, तो क्या होगा 5 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर ऐसे लिखा है तो क्या होगा 5 की पावर 1 और लेस देन 5 की पावर इंफिनिटी, अब 5 की पावर इंफिनिटी आएगा है ना, और यहाँ पर 5 रहेगा, तो आगे रेंज समझ में कहां से कहां तक होगा, ठीक है। अच्छा 5 की पावर मैंने जो इंफिनिटी लिखा है ये इतना ऑब्वियस नहीं है कि इंफिनिटी होगा, मतलब मैंने ये तो लिख दिया कि 5 की इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, लेकिन मान लो अगर लिखा होता 1/2 की और इंफिनिटी, अब बताओ क्या आता आंसर पता है, अब क्या आता, इंफिनिटी आता, माइनस इंफिनिटी आता, क्या आता, या अभी भी इंफिनिटी। इंफिनिटी लिख दूं, अभी भी इंफिनिटी, चलो एक बच्चे ने बोला इंफिनिटी, चलो ऑप्शन दे देता हूं, इंफिनिटी, दूसरा ऑप्शन माइनस इंफिनिटी, तीसरा ऑप्शन 1 और डी ऑप्शन 0। चलो पोल कंडक्ट करा रहा हूं, रुक जा बोला नहीं है, पोल कंडक्ट करा रहा हूं, ठीक है, करा दिया, चलो टाइप कर दो मीटर में फटाफट जल्दी से कि कहां जाएगा ये, जल्दी सिर्फ 1 मिनट दूंगा, 1 मिनट भी नहीं दूंगा, 30 सेकंड ही फटाफट, ये तो कोई कैलकुलेशन थोड़ी ना करनी है, तो तुम्हें देखकर ही बताना चाहिए कि भी क्या जाएगा, इसमें तो कुछ सॉल्व थोड़ी ना करना है, 1 मिनट में तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। अभी भी 40% बच्चों ने करा है भाई, जल्दी से सभी आंसर दो बेटा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मार्क्स नहीं काटूंगा मैं, इससे पता लगेगा कि हाँ लाइक सभी की सभी क्लास अटेंड कर रहे हैं प्रॉपर्ली, सभी को देना, सभी को भी 50% में आधे बच्चों ने आंसर दिया है, 65%, जल्दी लास्ट फ्यू सेकंड, 10 सेकंड और, ओके पोल में एंड कर दिया, 20 बच्चों ने वोट करे हैं एंड मेजोरिटी बच्चे कह रहे हैं इंफिनिटी होगा। अच्छा ठीक है बेटा, जिन बच्चों ने इंफिनिटी बोला है, पहली बात तो ये वाले भी रॉन्ग है, तो बी वाले और सी वाले खुश हो रहे होंगे, शायद उनका सही हो गया, वो वाले भी रॉन्ग है, आंसर है डी भाई, डी किसी बच्चे ने नहीं बोला,
डी किसी बच्चे ने नहीं बोला, देखो क्यों क्यों हुआ डी, समझो, देखो लॉजिकली समझो, देखो हर चीज के लिए मैंने क्या बोला था, मैंने कहा था हर चीज के लिए, अब देखो ये बात मैंने क्यों बताई, नहीं तो तुम क्या करते हो, टेक फॉर ग्रांटेड होता है ना, मतलब अपने आप मान लेते कि सर ने ना कभी ऐसे करा था, फिर मुझे ही बोलते सर आप ही ने तो करा था ऐसे, कि 5 का इन्फिनिटी जो होता है सर आपने इन्फिनिटी लिख दिया था, हमने भी 1/2 का इन्फिनिटी लिख दिया, ऐसे नहीं बेटा, ध्यान से समझो कि मैंने बोला भी था अभी कि इतना क्वाइट ऑब्वियस नहीं है, तो थोड़ा सा तो सोचो, सर ने पूछ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो घपला होगा इसमें। एक बात सोच के देखो, 5 की इन्फिनिटी क्यों इन्फिनिटी आता है, देखो 5 की 1 करते हो 5 आता है, 5 की 2 करोगे 25 आएगा, 5 की 3 करोगे 125, आपको दिख रहा है यार बढ़ता जा रहा है, 100 करोगे तो बहुत ही बड़ा नंबर आ जाएगा इसमें, है ना, तो 5 की इन्फिनिटी करने पे समझ में आता है यार इन्फिनिटी हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन एक बार 1/2 के साथ देखना क्या होगा, 1/2 की और 1 करा क्या आएगा 1/2, 1/2 का स्क्वायर करा क्या आएगा 1/4, 1/2 का क्यूब करा 1/8, तो ये बढ़ रहा है कम होता जा रहा है भाई, क्या हो रहा है सर कम हो रहा है। कम हो रहा है भाई, ये तो कम होता जा रहा है, तो 1/2 की पावर अगर मैं इन्फिनिटी कर दूंगा, अगर मैं 1/2 की पावर 10 भी कर दूं ना, तो पता है क्या हो जाएगा, खुद देख लो क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर 10 हो जाती है 1/1024, तो तुम्हें समझ में आ रहा है 0.00 ऐसा हो गया ये तो नंबर, यस सर तो तुम्हें अब समझ में आ गया कि मैंने ये वाला डी ऑप्शन क्यों लिखा है इसमें। यस सर। ठीक है, तो कहीं पे ये बातें लिखो कि भाई ऐसा होगा तो ऐसे, ऐसा होगा तो ऐसे, और अगर मैं फॉर्मूला बोलूं, फॉर्मूला ये है कि अगर आपका ए की पावर क्या लिखिए इन्फिनिटी, ए क्या और इन्फिनिटी, इसका आंसर इन्फिनिटी होगा इफ ए क्या हो, ए हमेशा ऐसे क्वेश्चन में पॉजिटिव नंबर ही लेगा, नेगेटिव नहीं, क्योंकि नेगेटिव में तो प्रॉब्लम हो जाएगी, नेगेटिव में नेगेटिव की पावर इन्फिनिटी क्या लिखें, पॉजिटिव की पावर क्या लिखें, पॉजिटिव वाले की बात करेगा वो, तो उसमें तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ए अगर 1 से बड़ा है तो इन्फिनिटी जाएगा, लेकिन अगर ए की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में, तो ए की इन्फिनिटी क्या आएगी 0 आएगी, क्लियर है, ठीक है। अब अगर मैं सिर्फ फॉर्मूला बोलूं तो आपको लॉजिकली समझ में नहीं आएगा, अब आपको समझ में आ गया ना, तो इनकी वैसे जरूरत भी नहीं है, अगर मैं कहूँ फॉर्मूले की, तुम्हें समझ में आ गया कि जब भी 1/2 1/3 1/4 ऐसा होगा, या 2/3 भी है, 2/3 भी 1 से कम ही होता है, उसकी भी पावर अगर बढ़ाते जाओगे वो कम होता जाएगा, ठीक है, क्लियर है, यस सर। यस सर। ठीक है। तो ऐसी चीजें बेटा थोड़ा सा लाइक लॉजिकली सोचा भी करो, क्योंकि ना हर चीज देखो, हर चीज ना तो कोई बता सकता, ना बुकों में लिखी होगी, कई चीजें होता है ना, लाइक आप दोबारा सोचते हो उन्हें, तब समझ में आती है कि ऐसा क्यों कर रहे थे सर डोमेन रेंज में, ऐसे क्यों लिखा था इनइक्वालिटी को सर ने, फ्लिप क्यों करा साइन, तो एक तो होता है फॉर्मूला रट लिया हमने, पर फॉर्मूले मैंने बोला ना, फॉर्मूले रट नहीं सकते आप सारे के सारे, भूलोगे, सारे के सारे माइंड में भी नहीं रहेंगे, पर लॉजिकली अगर लाइक कनेक्ट करोगे तो कुछ चीजें आपने लॉजिकली समझकर फॉर्मूले समझ लिए, बाकी जो फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट होते हैं वो रिलेट कर लोगे आप कि भाई ऐसे था, और फिर वो अगर मैं कहूँ रटना भी है तो रट अगर लर्न करके समझ के रटोगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी भूलोगे तो खुद देख लोगे कि हाँ भाई ऐसा क्यों हुआ था, ठीक है, क्लियर, यहां तक आया सभी को समझ में। यस सर। यस सर चलो अब जल्दी से फिर सारे एक रेंज निकाल के दिखाना, रेंज फॉर fx दिया मैंने, रेंज फॉर fx दिया log 10 बेस x² + 1, चलो इसका मुझे रेंज बता दो क्या होगा, डोमेन नहीं पूछ रहा, रेंज पूछ रहा हूँ, चलो पहले डोमेन भी बता दो, चलो ऐसे भी कर लेते हैं, डोमेन भी पूछ लेते हैं, बहुत देर होगी, चलो डोमेन बता दो पहले इसको, डोमेन के लिए आपको दिख रहा होगा साफ, भाई लॉग के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको पता है लॉग जो होता है वो डिफाइंड ही तब होता है जिसका हम लॉग ले रहे हैं वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो कंडीशन क्या लगाओगे आप, x² + 1 आप कहोगे ग्रेटर देन 0, तो यहां से मुझे बता दो फिर x क्या क्या हो सकता है जिसके लिए x² + 1 हमेशा ग्रेटर देन 0 है, तो x की वैल्यूज कौन सी वैल्यूज अलाउड है, कौन सी वैल्यू अलाउड नहीं है, पॉजिटिव इंटरवल। पॉजिटिव इंटरवल, ये क्या बेटा बोला, मतलब आप कह रहे हो x की वैल्यू 0 से बड़ी ऐसे, सोचो पहले तो आप ये सोच लो कि कब ये ऐसा होगा जब ये 0 और नेगेटिव आ जाएगा, कभी आएगा क्या ये ऐसा, भाई x² की वैल्यू जो होती है ये तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि x की वैल्यू आप कुछ भी लेके देख लो, जब +1 करोगे x² में हमेशा 1 से बड़ा ही रहेगा और इक्वल रहेगा ना, यस सर तो भाई अगर आपको ग्रेटर देन सिर्फ 0 चाहिए, नहीं बेटा 0 इंटीजर नहीं, कोई बच्चा बोल रहा है इंटीजर सिर्फ, बेटा इंटीजर नहीं, कुछ भी ले लो, कुछ भी, एवरी रियल नंबर, भाई सारी चीजों के लिए सेटिस्फाई होगा ये, क्योंकि आप x की वैल्यू कुछ भी ले लो, नेगेटिव ले लो पॉजिटिव ले लो, 0 भी ले लो, 0 ले लिया, x का स्क्वायर 0 करा 0 आ गया, +1 करा तो 1 आ गया, 1 तो 0 से बड़ा ही होता है, तो x² मुझे पता था कि x² जो होता है वो 0 से बड़ा और इक्वल होता है, पर उसमें अगर 1 ऐड कर रहे हो तो फिर तो 1 से बड़ा और इक्वल हो जाएगा, तो अगर 1 से बड़ा और इक्वल आंसर आएगा और आप कह रहे हो सिर्फ 0 से बड़ा होना चाहिए, वो तो हमेशा ही होगा,
तो डोमेन क्या होगा? एवरी Every. रियल नंबर होगा। कुछ भी पुट करो भाई, आंसर ठीक है आएगा। अच्छा, अब रेंज के बारे में बात करते हैं। रेंज क्या होगा? आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर वही वाली बात आ गई। पहले आप एक्स से स्टार्ट करोगे, तो आप कहोगे एक्स स्क्वायर जो है वो कहां से कहां तक है? 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। फिर आप कह रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कहां से कहां तक है? 1 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। तो आप कह रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 जिसका आप लॉग ले रहे हो वो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक सब कुछ है, और बेस क्या लिखा हुआ है? 10। तो अब यहां पर ग्राफ काम आ जाएगा, क्योंकि अभी अगर मैं ऐसे बोलूं कि बताओ भाई अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है, तो लॉग 10 बेस उसका आंसर कहां से कहां तक होगा? तो थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं वैल्यू थोड़ी ना निकाल के देखूंगा कि लॉग 10 बेस 1 पे वैल्यू कितनी होती है, वैसे 0 होती है, उसके आगे क्या होता है, तो ऐसे पता नहीं लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, ग्राफ पे चला जाऊं एक बार, कोई बताएगा जल्दी से मुझे? लॉग ए एक्स का ग्राफ क्या होता था जब ए बड़ा होता था 1 से? याद है किसी को? इसका ग्राफ कैसा बनता था? ये होता था 10 पॉइंट, और ग्राफ कैसा आता था? ऐसे आता था, ऐसे आता Yes, था। sir. ये ठीक है? Yes, sir. बता दो, ये क्या आता था ना? ठीक है। और दूसरे वाले का क्या होता था? नीचे से ऐसे ऊपर जाता था ना, Yes, ठीक है sir. भाई? अच्छा, ऐसा ही बनेगा पक्का? ये तो गिर रहा है ग्राफ, यही बनेगा? गलत नहीं कर दिया? ये तो गिर रहा है भाई। गिरना मतलब एक्स के वैल्यू बढ़ने से वाई कम होता जा रहा है। जब ए बड़ा होता था, बेस बड़ा होता था, तब तो ग्राफ ऐसे नहीं आता था। ऐसा नहीं आता था क्या? Yes, sir. है ना भाई? इसमें आप देखो ना, इस ग्राफ को देखकर, शेप देखकर ही समझ जाओ। इस शेप को देखकर मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं एक्स की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है, वाई में तो ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है। दूसरे वाले में तो गिर रहा था, नीचे गिर रहा था। उसमें एक्स की वैल्यू ज्यादा होने से वाई कम होता जा रहा था, तो ये तो इंक्रीजिंग वाला था ना। ठीक है, तो इस ग्राफ को देखकर अब आप क्या कह रहे हो? आपका जिसका लॉग ले रहे हो वो कहां से कहां तक है? एक्स की जो वैल्यूज है, मतलब एक्स नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यूज जो है वो 1 से लेकर इन्फिनिटी है। तो 1 से इन्फिनिटी कहां तक होगा? ये रहा 1, ये रहा 1, और ये आगे इन्फिनिटी है ना। तो एक्स की वैल्यू मैं यहां पर सब ले सकता हूं, ये वाली वैल्यूज है ना। तो इन सभी वैल्यूज के लिए आपका जो ग्राफ वाला पार्ट आएगा वो कौन सा आएगा? यही तो आएगा, है ना? Yes, sir. समझ में? Yes, sir. तो ये वाली वाई की वैल्यूज आपको दिख रही होंगी, कहां जा रही है? कहां से कहां तक जा रही है बता दो? ये वाली वैल्यूज कहां से कहां तक जा रही है? वाई की वैल्यू कहां से स्टार्ट हुई? मिनिमम 0 से स्टार्ट हुई, और 1 to ऊपर कहां जा रही है? ऊपर इन्फिनिटी तक जा रही है। तो आंसर क्या आ गया? रेंज क्या आ गया? रेंज मतलब लॉग 10 बेस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कहां से कहां तक जाएगा? बिलोंग्स टू 0 से लेकर, 0 आ सकता है, हाँ आ सकता है, 0 से लेकर कितना? Infinite. आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, क्योंकि कोई बच्चा लाइक सोचेगा कि सर लॉग पे मैं वैल्यूज कैसे बताऊं, तो बेटा इसमें ग्राफ काम आ गया, जो मैंने ग्राफ बताया था कि इंपॉर्टेंट है। तो आप ग्राफ से आप इंटरप्रेट कर सकते हो अपना रिजल्ट। आया समझ में? बोलो बोलो, अगर नहीं आया तो दोबारा समझाओ। सर आ गया समझ। सभी को? Um, सभी को आ गया, ठीक है। सर रिपीट हाँ यार, मैं बार बार इसलिए पूछता हूँ कुछ। हाँ, दोबारा रिपीट करूँ? रिपीट यस करूँ? सर। बोलो बोलो। ओके, कहाँ से रिपीट करूँ? डोमेन समझ में आया? यस डोमेन सर। समझ में आया? सर वो ग्राफ ठीक है। हाँ, ग्राफ वाला पार्ट बताता हूँ। देखो पहले यहाँ तक समझो, ये वाला पार्ट आ गया था समझ में? मैंने कहा था एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यूज जिसका आप लॉग ले रहे हो वो कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर इन्फिनिटी है, 1 इंक्लूडेड है। फिर मैं आता हूँ ग्राफ पर, ग्राफ दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। तो मुझे सबसे पहले क्या देखना है? मेरा जो क्वेश्चन है उसमें लॉग का बेस कितना है? मैंने देखा 10 बेस है, तो 10 बेस मतलब 1 से बड़े वाला बेस है। तो फिर मैं ग्राफ बना लेता हूँ उसका। कैसा बनता था? मैंने ध्यान दिया, ऐसा बनता था, है ना? आपको भी याद होगा, ऐसे ही बनता था। ये पॉइंट होता था 1 0, ठीक है। अच्छा, इस ग्राफ को देखकर मैंने देखा कि जो मेरी जिसका मैं लॉग ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कहां से कहां तक है? वो एक्स एक्सिस पे होगी ना वैल्यूज, तो वो कहां से कहां तक है? 1 से लेकर इन्फिनिटी। तो मैंने देखा जो एक्स एक्सिस पर 1 से लेकर इन्फिनिटी, मतलब इस पॉइंट से लेकर इन्फिनिटी, मतलब एक्स की वैल्यूज ये सारी चलेंगी ना, ये वाली। yes, sir. ठीक है, इन वैल्यूज के लिए वाई की वैल्यूज क्या आएंगी? ये वाला ग्राफ का पार्ट ही तो आएगा इसमें, Yes, sir. नीचे वाला तो लोग ही नहीं। ये बात समझ आ गई? अब इस ग्राफ को देखकर, मतलब ये जो जा रहा है, आप रेंज बता रहे हो, रेंज मतलब वाई की वैल्यूज बता रहे हो। तो वाई की जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज है 0 मिनिमम होगी, फिर बढ़ती जाएगी ना, दिख रही है? Sir, infinity तक. कहां तक जा रहा है? कहां तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो जो आपका Yes. रेंज है वाई, वो कहां से कहां तक जाएगा बेटा? 0 से लेकर इन्फिनिटी तो जाएगा, Just like ऐसा नहीं? infinity. है ना? Yes, sir. ठीक है, अब बोलो किसी को अगर नहीं आया तो दोबारा बताओ। आ गया सर. वेदांत क्लियर है बेटा? सर एक्स स्क्वायर लेस देन और ग्रेटर देन वाली इक्वेशन कैसे आ रही है बेटा? ये वाली?
ये वाली क्वेश्चन मेरा वेदांत, यही वाली सर। अच्छा यार ये ऐसे आई है कि यार ये तो सबसे इंपॉर्टेंट था बेटा, ये तो स्टार्टिंग में समझ जाना चाहिए था। तो मैंने लॉग लिख रहा हूँ, तुम्हें तो ये याद होगा मैंने सबसे पहले बोला था ऐसा कभी भी लिखा हो तो आंख बंद करके डायरेक्टली समझ जाना एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा भाई, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको ये वाली बात समझ में आ गई कि सर ने log 10 बेस लिखा हुआ है, एक्स ने लिखा हुआ x स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, तो x की जगह अगर x स्क्वायर प्लस 1 है तो उसी को रखोगे ग्रेटर देन 0। आया समझ में? ठीक है, क्लियर? यस सर। और फिर मैंने इसको जब चेक करा कि भाई आप कह रहे हो x स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो फिर मैंने कहा यार ये तो हमेशा ही ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है x स्क्वायर प्लस 1 तो हमेशा 1 या 1 से ही बड़ा होगा, 0 से तो बड़ा हमेशा ही होगा, लेकिन 1 और 1 से बड़ा है। तो फिर मैंने कह दिया डोमेन एवरी नंबर, मतलब मैंने फिर x के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई ही नहीं, मैंने कह दिया भाई x आप जो मन करे वो ले लो, आंसर आ ही जाएगा। और फिर मैंने ऐसे स्टार्ट करा कि x स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम 0 से लेकर इन्फिनिटी, और x स्क्वायर प्लस 1 कहां से कहां तक जाएगा, 1 से इन्फिनिटी तक जाएगा। और अगर x स्क्वायर प्लस 1 1 से इन्फिनिटी है तो 1 और ये इन्फिनिटी। मैंने देखा y की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 0 से लेकर इन्फिनिटी। 0 आ सकता है, हाँ आ सकता है, क्योंकि 1 अगर लूंगा मैं, अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लेता हूं तो log 10 बेस 1 आ जाएगा। log 1 क्या होता है, 0 होता है, चाहे कोई भी बेस हो। तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक मेरा रेंज आ गया। क्लियर है? सारी बातें कनेक्ट करनी पड़ेगी, हर चीज समझनी पड़ेगी। एक्स स्क्वायर कहां से स्टार्ट करा, लॉग में, तभी तो मैं बोल रहा हूँ देखो जो मैं आगे चैप्टर कराऊंगा तुम्हें वहां पर कहीं पर भी लॉग आ जाएगा। अब ये वाली बातें सारी बातें समझानी पड़ेगी मुझे। तो मतलब फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेंथी भी है इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें कनेक्ट हैं। तो जो आगे वाले चैप्टर करेंगे उनका बेस है। हो सकता है पेपर में डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन ना पूछे तुम्हारे से डोमेन रेंज के, बहुत कम आते हैं, आए हुए हैं डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए हुए हैं कि डोमेन बताओ रेंज बताओ, लेकिन डायरेक्ट अगर नहीं आते मतलब चांसेस कम है। तो वो जो आगे हम चैप्टर करेंगे वहां पर कहीं ना कहीं कंडीशन में ये यूज करना पड़ेगी, डोमेन रेंज के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो जब वो बात करूंगा तो वो जब ये समझ में आएगा तभी उस बात को कनेक्ट कर पाओगे आप। आ रहा है समझ में? यस ठीक है? सर। मतलब कोई बच्चा ऐसे मत सोच लेना, कोई भी बच्चा ऐसे मत सोच लेना कि यार ये तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, फॉर्मूले समझ में नहीं आ रहे, लर्न भी नहीं करते, तो छोड़ देते हैं, आगे वाले जो चैप्टर कराएंगे उनसे अच्छी तरह से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो बेटा बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो इसलिए मैं बार बार ये चीजें इसको मैं बार बार करा रहा हूँ, हर क्लास में बार बार कनेक्ट कर लेता हूँ, ताकि कई बच्चों को जैसे नहीं आया या प्रैक्टिस नहीं हुआ तो मैं क्लास में करा देता हूँ, ताकि आप कनेक्ट कर पाओ हो क्या रहा है। ठीक है? ग्राफ से कनेक्ट कर दिया, डोमेन रेंज की कैसे लिया, समझ में आ रही है बेटा सारी चीजें? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये मैं बोल दिया बेटा, किसी को नहीं आ रहा है बोल दो, जैसे अभी एक बच्चे ने बोला दोबारा बोला, मैं दोबारा बता दिया, तो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन ये चीजें क्लियर होगी ना तो आगे वाली चीजें मैंने बोली ना पिकअप जल्दी जल्दी कर लोगे। अब मैं ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री में भी वही ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन के फिर वही डोमेन रेंज के बारे में बात करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 12th में पढ़ाएंगे, उसमें भी फिर डोमेन रेंज के बारे में बात करेंगे, प्रिंसिपल रेंज कितनी होती है, प्रिंसिपल डोमेन, वो चलता ही रहेगा। मतलब फंक्शन तो इतना इंपॉर्टेंट है कि सभी चैप्टर में लग जाएगा। ठीक है? क्लियर भाई? यस सर। यस सर। ठीक है, यहां तक सभी को आया समझ में? कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताना। एक क्वेश्चन पूछा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इक्वल टू क्या आएगा इफ मैंने बोला x जो है वो इंटीजर नहीं है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मैंने बोला -x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की वैल्यू क्या आएगी अगर x इंटीजर को छोड़ के सब कुछ है। तो सोच के देखो। अब कोई कहेगा सर ये तो आपने बताया नहीं, तो ये वैसे तो एक आइडेंटिटी की तरह से काम करता है, पर ये मैंने बताया नहीं, तो मैंने क्या बोला भाई एग्जांपल ले लो, उठा लो, x के लिए बोलो, क्या लो, कोई भी बोलो, क्या लें भाई? सर 1। नहीं यार, तो इंटीजर मना करा तुमने, इंटीजर ही उठा लिया, इंटीजर 0.1 नहीं उठाना है, 1.1 ले लो, 1.1 ले लो, चलो लिया। यस सर। -1.1 लिखोगे यहाँ पर 1.1 लिखोगे, बता दो इसकी वैल्यू, बता दो क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी? -2 -2 आएगी। चलो और नेक्स्ट वाले की बता दो क्या आएगी? 2 सर यार 1। ऐसे मत करो, सर 1। 1 आएगी, ऐसे मत करो, मतलब इसका मतलब फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम डोमेन रेंज क्या कर रहे हैं जब यही गड़बड़ कर रहे हो तुम। कितना आ गया? -1 आ गया। अच्छा ये तो -1 आ गया, एक बार और चेक कर लेते हैं। इफ x की वैल्यू ले ली भाई, क्या लें, माइनस की ले लें, 2.3 ले लें, चलो माइनस की 2.3 लिए तो ऐसे आएगा, और यहाँ पे आएगा -2.3, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर ऐसा बन गया 2.3 और ये बन गया माइनस का 2.3। चलो पहले वाले की वैल्यू बता दो क्या आएगी, 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा, 2 या 3? सर 3।2 फिर वही गड़बड़
भाई अगर आपका इंटीजर नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें वो वाली वैल्यू देता है जो उससे जस्ट पीछे इंटीजर होता है। तो 2.3 से पीछे वाला इंटीजर बेटा बोलना है, आगे वाला नहीं। 2 आएगा, और -2.3 से पीछे करोगे तो -2 नहीं -3 पे चले जाओगे। ठीक Yes, है, sir. तो क्या आंसर आ गया? -1. सभी को समझ में आ गया इसका आंसर क्या आएगा? Yes, sir. क्या आएगा? -1. -1 आएगा। सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सभी को आया समझ में, यहाँ तक? ठीक है, तो बेटा ये जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं थोड़ा सा रिलेट करो इस तरह से कि क्या कर रहे हैं। तो डोमेन रेंज आई थिंक अब लाइक क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने इनइक्वालिटी भी बता दी, इनइक्वालिटी भी सॉल्व कराई थी, तो बेसिक्स इनइक्वालिटी के, डोमेन रेंज के ये क्लियर होने चाहिए सारे फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शन पार्ट, मॉडुलस फंक्शन, है ना, लॉगरिथम फंक्शन, दोनों टाइप लॉगरिथम के, जब a बेस जो होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है और जब a 1 से बड़ा होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ भी। ठीक है, और इस तरह से कैसे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ डोमेन रेंज को, ये बातें सारी क्लियर होनी चाहिए बेटा। ठीक है, लॉगरिथम के जितने भी फॉर्मुलाज हैं उनको लिख कर बार बार लर्न करो, मतलब उनको जब लिखोगे ना बार बार तभी लर्न होंगे, नहीं तो वो एक बार माइंड में रहेंगे, फिर जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो याद ही नहीं आएगा कि हाँ सर ने ये वाली कंडीशन भी बताई थी, ये वाला फॉर्मुला भी बताया था। ठीक है बेटा, क्लियर? Yes, sir. Sir. नेक्स्ट क्लास में अभी मैं सोच रहा था एक और, चलो फंक्शन थोड़ा सा और बता देता हूँ, इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। एक फंक्शन होता है हमारा, दो टाइप आते हैं इसमें, एक होता है ऑड फंक्शन, एक होता है इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन और एक होता है इवन फंक्शन। दोनों कैसे फंक्शन है? इफ अगर आपका f -x करने पर, मतलब fx जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें अगर x को आप रिप्लेस करते हो -x से, अगर fx के इक्वल आ जाता है तो कैसा फंक्शन होता है? देन fx इज कैसा फंक्शन होगा? इवन फंक्शन होगा। कैसा होगा? इवन। और अगर f -x लिखने पर आपका आंसर -fx आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो देन fx कैसा होगा? ऑड फंक्शन। क्लियर है? कोई मुझे एग्जांपल देगा जल्दी से ऑड फंक्शन के? दो एग्जांपल कोई भी ऑड फंक्शन के पहले, ऑड फंक्शन के एग्जांपल और ऐसे इवन फंक्शन के एग्जांपल कोई देगा? भाई अगर मैं x का क्यूब लिखता हूं तो क्या आएगा? ये ऑड फंक्शन होगा। क्यों? x की जगह पे अगर आपने -x लिखा तो -x का क्यूब करने पे -x³ आ जाएगा, राइट? ये क्लियर है? आपने -x लिख दिया तो आपका आंसर आ जाएगा -x का होल क्यूब, जो कि होता है -x³, है ना? तो आपका आंसर क्या आ रहा है? नेगेटिव fx आ गया। तो कैसा वो ऑड फंक्शन हुआ? तो आपको समझ में आ गया होगा x² 5 भी ऑड है, x भी ऑड है ना? तो 1/x क्या होगा? 1/x भी ऑड होगा। 1/x भी ऑड होगा क्या? No, sir. होगा भाई, क्यों नहीं होगा? अगर मैंने fx लिखा 1/x और मैंने कर दिया f -x तो क्या आएगा आंसर? 1/-x। ये तो -1/x हो गया, यानी कि माइनस ही तो आ गया। Yes, sir. ठीक है, तो ऑड ही है ये भी। ठीक है, आया समझ में? इवन में क्या आएगा? x का स्क्वायर 1/x²। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में भी पता है साइन कैसा होता है? ऑड होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा साइन नेगेटिव x लिखने पर क्या आंसर आ जाता है? -sin x आ जाता है ना। लेकिन cos में क्या होता है? पॉजिटिव रह जाता है। तो cos कैसा फंक्शन है? Positive. इवन फंक्शन है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, जिनको ट्रिग्नोमेट्री में याद नहीं आ रहा होगा अभी कराऊंगा ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरह से। ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत वास्ट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 12th के लिए बेटा ये सारे बेस हैं तुम्हारे। अगर फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरह से करोगे तो अभी याद रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री के जैसे मैं फॉर्मूले लर्न तो नहीं कराऊंगा क्लास में, तो बेटा अपने पहले से ही रेडी रखो। जब मैं क्लास करूंगा स्टार्ट, ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्ट करूंगा, फंक्शन के बाद ट्रिग्नोमेट्री लेंगे, तो आपको सारे के सारे भाई ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलाज लर्न होने चाहिए, जो बेसिक है 15-20 है ना, वो सारे याद होने चाहिए। उनको लिख कर लर्न करके अच्छी तरह से। अरे मतलब बनाने को तो वो बहुत सारे फॉर्मुले बन जाते हैं, बनाने को तो 80 बन जाएंगे, वो एक एक से वो बनते जाते हैं फॉर्मुले। जैसे cos 2x के फॉर्मुले लर्न करते हो तुम, cos 2x में लिखते हो cos square x minus sin square x, 1 minus 2 sin square x, 2 cos square x minus 1, 1 minus tan square divided by 1 plus tan square। उनसे फिर इधर उधर करके मैनिपुलेट करके और फॉर्मुले बन जाते हैं। 1 minus cos 2x की वैल्यू 2 sin square x, 1 plus cos 2x के लिए 2 cos square x, ऐसे बनाते जाओ। हाफ एंगल और बना दो, तो ऐसे बहुत सारे हैं। फिर वो पाई प्लस पाई माइनस 2 पाई माइनस 2 पाई प्लस, वो तो क्वाड्रेंट समझ के समझ में आ जाएगा, उसमें फॉर्मुले लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बताऊंगा। लेकिन अपने जो बेसिक फॉर्मुलाज है बेटा, एटलीस्ट वो जो 20 एक फॉर्मुला है, 20-22 जो भी है, वो लर्न कर लो, ताकि लाइक जब मैं स्टार्ट करूंगा ताकि आप रिलेट कर पाओ, मुझे इतना टाइम ना लगे कि मैं क्वेश्चन जब कराऊं तो आप रिलेट कर पाओ कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि जब तक आपको फॉर्मुले याद ही नहीं होंगे, वो क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा वो बेकार है, समझ ही नहीं कर पाओगे, रिलेट ही नहीं कर पाओगे। लर्न कैसे करने? जब भी आप बैठोगे आधा पौन घंटा, लर्न हो जाते हैं, 70-80% लर्न हो जाते हैं।
उसके बाद डेली क्या करना है, 5-10 मिनट रोज उनको लिखो, रोज लिखो बिना देखे। मतलब जैसे मेरे माइंड में सारे के सारे 30 फॉर्मूले हैं, तो मैं सारे के सारे बिना देखे अभी लिख सकता हूँ। मतलब मैं क्या करूंगा, रैंडमली लिखना स्टार्ट करूंगा और सारे के सारे जो भी लाइक आ रहे हैं माइंड में वो सारे लिख दूंगा। मतलब कोई मिस भी नहीं करूंगा फॉर्मूला, सारे लिख दूंगा, सारे कवर कर लूंगा। तो जब ऐसे लिख पाओ, सोच लेना लर्न होगी तुम्हें, मतलब वो सारे माइंड में है तुम्हारे। मतलब एक तो होता है ना कि फॉर्मूला मैंने बोला तब आपने बताया, या आपने फॉर्मूले सारे पहले लिखे और उनके फिर आगे उनके एक्सपेंशन या जो भी थे फॉर्मूले लिखने बैठे। एक होता है आपके माइंड में ही है सारे वो 30 फॉर्मूले, तो आप सारे के सारे sin 2x cos 2x, sin 3x cos 3x, sin 10 2x tan 3x, sin a plus b sin a plus sin b, 2 sin a sin b, वो सारे लिख दोगे। तो ये सारे अगर माइंड में है तो इसका मतलब लर्न है आपको। तो वो 5-10 मिनट रोज करना पड़ेगा, और अगर नहीं करोगे तो फिर पछताओगे, लाइक आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो ओके बेटा, थैंक यू ऑल, बाय बाय। Thank you, sir.